गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और पिछले क्लास में हमने 11th क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप आपने वो कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लिए होंगे। वो कैलकुलेशंस कंप्लीट करो जो मैंने नहीं किए हैं, और मैंने ये भी कहा था कि उसके आंसर्स को ज़रा टैली करो, और कुछ अलग आंसर आ रहा है तो लेट मी नो, हम देख लेंगे उसमें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज़ a circular coil of wire is made up of 100 turns each of radius 8.0 centimeter. If current of 0.4 ampere passes through it, what will be the magnetic field at the center of coil? तो बेसिकली आपके पास एक कॉइल है और एक लूप नहीं है, यहाँ पे 100 लूप्स है। यहाँ पे कितने लूप्स है? 100 लूप्स है, एक ही जगह पे बांध दिए। और यहाँ पे थोड़ी सी ना गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से। क्या ये सोलेनॉइड है? नहीं, ये सोलेनॉइड नहीं है। सोलेनॉइड क्या होता है? एक वायर ऐसे लो, ऐसे 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 बांध के आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, दैट इज़ योर सोलेनॉइड। और ये सिर्फ एक कॉइल है जहाँ पे वायर को ऐसे ही बांधा गया है रिपीटेडली, देयर आर 100 टर्न्स। तो ये है आपकी कॉइल। तो सोलेनॉइड अलग रहता है और कॉइल अलग रहेगी, तो इसमें ज़रा सा कन्फ्यूजन शायद हो सकता है, तो उसे ज़रा दूर करें। हाँ, नेक्स्ट, सो देयर इज़ अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स इज़ 100, करंट गिवन इज़, कितना करंट दिया है? 0.4 एम्पियर, ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स इज़ गिवन? यस, रेडियस इज़ गिवन 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हाँ जी, तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। उस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप इज B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R, μ0 I अपॉन 2R। बट ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर सिंगल टर्न, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो सब मिला के वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड हेंस हियर इट विल बी μ0 Ni अपॉन 2R। वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं तो क्या मिलता है। ये आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ μ0, परमिएबिलिटी, n इज नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट दिया है 0.4 और 2, और ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो कैलकुलेशंस करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ये दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.14 इंटू 10⁻⁴ जो आ रही है वो है -4 टेस्ला। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, हाँ, उनका क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का? यस, सेम आंसर आ रहा है। तो चलो, एक क्वेश्चन मिल गया हमें, एक और क्वेश्चन हमें मिल गया जहाँ पे आंसर हमारा टैली हो रहा है। बाकी क्वेश्चंस में आंसर टैली नहीं हो पा रहा है। एनीवे, कोई बात नहीं, जो हमारे आंसर है वो करेक्ट है, डोंट वरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फॉर अ प्रोटॉन acceleration a cyclotron is used in which magnetic field of 1.4 Weber per meter square is applied. Find the time period for reversing the electric field between 2 Ds. अब यार इसमें कैसा है बताऊं क्या? साइक्लोट्रॉन को थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा। तो साइक्लोट्रॉन कैसा था? एक D ऐसा है, दूसरा D ऐसा है, और जो चार्ज पार्टिकल दिया है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल दिया है? चार्ज पार्टिकल कौन सा दिया है? ये प्रोटॉन दिया है। सो प्रोटॉन जो है वो इसके अंदर ऐसे गोल गोल घूम रहा है साइक्लोट्रॉन में। ऑफकोर्स थोड़ी देर के बाद वो बाहर भी आएगा, बट वो जाने दो, वो हमें कुछ नहीं करना। तो बेसिकली पूछा ये है कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है कि कितने समय के बाद ये पोलैरिटी रिवर्स करनी है। जैसे मैंने बताया था, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जाएगा माइनस की तरफ। तो यहाँ आने के बाद, अब यहाँ आने के बाद क्या करना है? अब इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो यहाँ आने के बाद वो फिर से इधर जाएगा, इधर आ गया, तो फिर से इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना, तो फिर से इधर आ जाएगा। सो ये जो मोशन है साइक्लोट्रॉन की,
तो ये जो प्लस माइनस में कर रहा हूँ, तो कितने ड्यूरेशन के बाद मुझे वो प्लस माइनस चेंज करना है। इन शॉर्ट क्या, देखो ये मोशन है उसकी, तो हर वक्त वो क्या कर रहा है, एक सेमी सर्कल कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टी इतना समय लग रहा है, तो यानी ये पोलैरिटी जो चेंज हो रही है उसके लिए हमें समय लगेगा t/2। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसे t समय लगेगा, तो पोलैरिटी चेंज करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, t/2। क्योंकि प्लस माइनस करूँगा तो उससे वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ से ऊपर भी जाना है, तो तभी जाके तो आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। सो दैट्स वाई द टाइम रिक्वायर्ड टू रिवर्स द पोलैरिटी इज t/2। और हमने साइक्लोट्रॉन में ये जो पीरियड है इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। सो पीरियड का जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया है, t इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन है आपका 2πm डिवाइडेड बाय QB, 2πm डिवाइडेड बाय QB। इसमें सिर्फ उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है B की वैल्यू। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट है एंड दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट टेस्ला, ये याद रखना। सो कोई भी एक चल जाएगा, यू राइट टेस्ला और यू कैन राइट वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सो T इज इक्वल टू 2πm बाय QB। सो t/2 कितना रहेगा, t/2 रहेगा 2πm अपॉन 2QB। तो मुझे यहाँ पे मिलता है t/2 इज πm अपॉन QB। पाई की वैल्यू है 3.14 m। व्हाट इज m? m इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, और मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, यानी प्रोटॉन का मास जो है वो यहाँ पे दिया नहीं है। बट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन का मास दे दिया है एंड दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27। नेक्स्ट, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वो चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी की वैल्यू दी है 1.4। हाँ बस इतनी ही है। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे उन्होंने नंबर्स कुछ ऐसे दिए हैं कि जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशंस का बर्डन बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, लॉग टेबल है, लॉग टेबल को यूज़ करो और ये कैलकुलेशंस आप कंप्लीट करो। कैलकुलेशंस करने के बाद क्वेश्चन नंबर है 13, जो मेरा आंसर यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 2.34 इंटू 10⁻⁻8 सेकंड। ये आंसर आ रहा है 2.34 इंटू 10⁻⁻8 सेकंड, यानी इतने समय के बाद ये प्लस को माइनस करो और माइनस को प्लस करो। ये कंटिन्यूसली आपको करना है, ये हर इतने समय के बाद ये पोलैरिटी जो है वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। साइक्लोट्रॉन जब पढ़ाया था, नहीं समझा है, फिर से एक बार देखो। कोई डाउट है तो डाउट सेशन में पूछो, या फिर अपने ग्रुप में भी पूछ लिया तो भी चलेगा। आजकल ग्रुप में बहुत कम डाउट आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 13। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट? A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having turns 50. So number of turns are 50. ठीक है, then and dimensions यानी एरिया दिया है, एरिया ऑफ दैट coil that is 5 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 into 3 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, द टॉर्शनल कांस्टेंट, लेट इट बी के, द टॉर्शनल कांस्टेंट इज 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। ठीक है, ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ, डिफ्लेक्शन दिया है 30 डिग्रीज का। ओके, करंट ढूंढना है हमें। अब यार इसके लिए थोड़ी ना गैल्वेनोमीटर की थियरी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो गैल्वेनोमीटर की थियरी जब हम करते हैं, सो देयर आर टू टॉर्क्स, वन इज डिफ्लेक्शन टॉर्क, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से कॉइल में एक तरह से टॉर्क जनरेट हुआ है, जो हमने पढ़ा था कि कितना टॉर्क जनरेट होता है, दैट इज इक्वल टू
कितना है NIAB. So this is the torque, deflection torque, and there is also control torque that is provided by the spring which is in the opposite direction. So when these torques are equal, we say that the pointer will be stationary at one particular angle. तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो है NIAB and control torque is K theta, where theta is the deflection. अब एक बात की प्रिकॉशन ज़रा सुन लो, क्या है कि कभी कभी ये टॉर्सनल कांस्टेंट जो है ना वो न्यूटन मीटर पर रेडियन में दिया जाएगा. सो इन दैट केस जो डिफ्लेक्शन आपको दिया है उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. पर अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क दिया है, सॉरी टॉर्सनल कांस्टेंट दिया है, सॉरी टॉर्सनल कांस्टेंट जो दिया है दैट इज़ न्यूटन मीटर पर डिग्री में दिया है, तो एंगल भी हमारा डिग्री में ही हम रखेंगे. बट ये प्रिकॉशन आप हमेशा याद रखना कि इट मे बी गिवन इन रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन, तो एंगल शुड बी ऑल्सो इन रेडियन. इस बात को अच्छी तरह से याद रखना. अदरवाइज यहाँ पे अभी कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता है. N इज़ 50, I इज़ टू बी डिटरमाइंड. एरिया दिया है 5 × 3 × 10⁻⁴. मैग्नेटिक फील्ड दिया है ये है 0.05 और K की वैल्यू भी दी है. आपको सिंपली I की वैल्यू निकालनी है, तो बस वैल्यूज़ पुट करनी है इस न्यूमेरिकल में और आपको आंसर निकालना है. बेसिकली यहाँ पे जो करंट आपको मिलेगा, करंट I इज इक्वल टू K थीटा डिवाइडेड बाय NAB. K की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.5 × 10⁻⁹ इंटू 30. डायरेक्टली 30 लिखना है क्योंकि ये K की वैल्यू डिग्री में है. नंबर ऑफ टर्न्स इज़ 50. फिर ये आ गया 3 × 5 या 5 × 3 इंटू 10⁻⁴, और B जो है दैट इज़ 0.05. कैलकुलेशंस में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता लॉग टेबल की किसी भी ज़रूरत है. सो विदाउट लॉग टेबल ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस. ये 5 × 3 15 और ये 1.5 ये कैंसिल हो के ये 10⁻⁻1 यहाँ पे बचेगा, ये -5 हो जाएगा, ये -4 बचेगा. और फिर ये कर लो आप, ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है. बट एनीवे इसका जो आंसर मिलेगा आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपको आंसर 1.2 × 10⁻⁵ मिल रहा है या नहीं. लेट मी नो कि आपको आंसर मिल रहा है या नहीं, करके कंफर्म करना ये आंसर. और कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो बता दो कि दूसरा आंसर हमें मिल रहा है, तो क्या बराबर है. हालांकि थियरी सब बराबर है, फॉर्मूला भी पूरी तरह से बराबर है, आंसर मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो उनकी गलती है. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर. ठीक है, सोलेनॉइड जो है उसकी जो लेंथ है वो है पाई मीटर. ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर दिया है, चलो ठीक है 5 सेंटीमीटर. 1000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000. ओके, एंड कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर. I इज इक्वल टू 5 एम्पियर. बढ़ते हैं आगे. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस. अब यार देखो कैसा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड जो है, इसका जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज गिवन टू बी B इज इक्वल टू μ0 n, सॉरी ये n यानी ये स्मॉल n लिखा था हमने I. अब ये जो n है ये n सोलेनॉइड की केस में बनता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. बट आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिए हैं, आपको दिए हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं वो है 1000 और लेंथ दी है पाई मीटर. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा. सो आई कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ μ0 इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷. यहाँ पे n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000 एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज पाई. यानी ये सोलेनॉइड ऐसा रहेगा इस तरह से, ये एक टर्न, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये ऐसे कर करके हमारे कितने टर्न्स बने, टोटल टर्न्स बने 1000. और ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी दी है सोलेनॉइड की, ये है पाई. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी 1000 डिवाइडेड बाय पाई, ये जो देगा आपको, ये आपको देगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये देखो ये होता है सोलेनॉइड इस तरह से. और जो कॉइल रहती है वो एक ही जगह पे, कॉइल में एक ही जगह पे आप टर्न्स को
ऐसे बनाते हो एक ही जगह पे, और ये रहता है सोलेनॉइड। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, अदरवाइज इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे और इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। फिर भी बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया म्यू ज़ीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई होप आपने अभी तक म्यू ज़ीरो का यूनिट कंफर्म कर लिया होगा, और म्यू ज़ीरो के डायमेंशंस, परमियाबिलिटी के डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रा। n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट इज 5। हाँ जी, तो ये यहाँ पे मेरा पाई कैंसिल हो रहा है, ये 4 5 are 20 और ये बनता है मेरा 10⁻², ये 3 और ये माइनस है, ये -4। सो 20 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर बन रहा है। उनका आंसर क्या है? हाँ जी बराबर है, इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में एज वेल एज आपकी बोर्ड में, और इसलिए आपके एक्सरसाइज में है। आपके एक्सरसाइज में अगर ये टाइप है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड में या फिर CET में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कुछ इस प्रकार से, अ टोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस of 10 centimeter has 100 tons of wire। ठीक है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻² टेस्ला along its axis how much current is required to be passed through the wire। ठीक है, टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा। टोरॉइड पहले कैसे होता है ये बता दूं, ये एक रिंग होती है और इस रिंग के ऊपर हम ऐसे टर्न्स बांध देते हैं। सो दीज आर द टर्न्स along this ring, और अब देयर इज़ अ करंट थ्रू दिस वायर, और इस वायर की वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने डिराइव कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हियर इज μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2πr। सारी चीज़ें दी है, मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। लेट मी सी। सो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है 5 इंटू 10⁻², सो 5 इंटू 10⁻², μ0 है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स आर कितने हैं? 1000। ओके, एंड करंट इज टू बी डिटरमाइंड, आई हमें निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये 2 पाई और रेडियस जो दी है दैट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, थोड़े कैलकुलेशंस इजी लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 पाई, ये 4 पाई, यहाँ बचेगा 2। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा उसकी वजह से, ये -6 10⁻3, तो ये बचता है 5 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻³ I। So your I is 5 into 10⁻² divided by 2 into 10⁻³ तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10, तो आंसर आ रहा है 25 एम्पियर। कैलकुलेशंस इजी थे। लेट मी सी द आंसर। आंसर कितना आ रहा है? यस, इट इज़ 25 एम्पियर। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और MCQs भी आ सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, हालांकि फार्मूला पता होना चाहिए, टोरॉइड क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसकी थियरी और इसका डेरिवेशन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड। देखो यहाँ पर अगेन चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, तो उसका मास भी दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने मास दे दिया है, चलो अच्छी बात है, और चार्ज भी दे दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल में रिलेशन भी दे दिया है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। रेडियस ऑफ इट्स डी इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दस एक्सेलरेटेड। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है Q² B² R², Q² B² R² अपॉन ये है बनता है आपका 2m।
हाँ, और ये है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 2qb अपॉन 2πm, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। तो अब बात ऐसी है कि उन्होंने रेडियस और फ्रीक्वेंसी दी है और पूछा क्या है उन्होंने यहाँ पे, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हालांकि यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है। सो कैन वी अरेंज सम अदर क्वांटिटी इन प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यस वी कैन अरेंज। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें f को अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर f को अरेंज करना है तो देखो f स्क्वायर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर बन जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4π² m स्क्वायर। तो मैं अगर ये ऑलरेडी q स्क्वायर b स्क्वायर है, सो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेट अस चेक इट। q स्क्वायर b स्क्वायर ऑलरेडी है, और ये एक्सप्रेशन में ध्यान दो मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, और अब मुझे यहाँ पे चाहिए 4π² m स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 4π² m स्क्वायर से। तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4π² m स्क्वायर से, इनटू कौन बचा है अभी यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा r स्क्वायर अपॉन 2m। सो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है। सो एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और बाकी देखो यस ये यहाँ पे, बट ये कैंसिल मत करना क्योंकि ये कैंसिल करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो अब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, f स्क्वायर, ये जो है दिस इज f स्क्वायर, ये 2 इधर का 2 इधर लिख दिया, पाई स्क्वायर m r स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, 2f स्क्वायर पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बाकी चीज़ें हमें दी हैं, सो यस काइनेटिक एनर्जी इज 2f स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर। तो f फ्रीक्वेंसी इज गिवन, रेडियस इज गिवन दैट इज 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.6 मीटर, ये रेडियस यहाँ पे पुट करनी है आपको। मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मास की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये पाए आपको पता है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिली है, मैं कैलकुलेशंस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पे दैट इज़ 11.855 इंटू 10⁻⁻13 जूल, दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी दी है, आंसर गिवन इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर गिवन इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन, ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 11.855 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू मिलेगी। आंसर निकालो आप, डिवीजन करो। मेरा जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है दैट इज 7.409 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 7.409 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 10⁻⁶ है, इसलिए मैंने लिख दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा आंसर अलग आ रहा है, उनका जो आंसर दिया है उन्होंने वो है 7.515। अब ये आप लोग एक काम करो, इसके कैलकुलेशंस करके देख लो, अगर आपको ये एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो कोई डाउट नहीं, मेरा कहीं पे कुछ तो हो गया होगा गड़बड़, बट एनीवे आंसर्स वेरीफाई करो। तो ये इस तरह से करना था, यानी यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के लिए Q B R चाहिए, M चाहिए, बट उसमें से B गायब है। B गायब है तो क्या करना पड़ेगा, अब फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी है QB अपॉन 2πm, तो ये फ्रीक्वेंसी को उन्होंने इस एक्सप्रेशन में अरेंज किया है। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन यूज़ करके ये पूरा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने ढूंढ लिया है, यानी काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 17 में। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 17 में 18 में दी गई डायग्राम है,
और इस डायग्राम में उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी एट दिस सेंटर। अब ये एक इनकम्प्लीट सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीट सर्कल है। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क इज 270 डिग्री एट पॉइंट पी एंड द रिमेनिंग पार्ट इज अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, इस तरह से है। सो हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है दैट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कंफ्यूज मत होना, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर बट दैट वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, याद रखना। इसके लिए हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये सवाल कैसे पूछा मुझे नहीं पता, बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस, कि अब मैं ये एक्सप्रेशन जो बता रहा हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेगमेंट ऑफ वायर, नॉट इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन तो है, बट सेगमेंट ऑफ वायर के लिए क्या एक्सप्रेशन है। सो इफ दिस इज द सेगमेंट ऑफ वायर फ्रॉम ए टू बी, there is a point P like this and suppose ये वायर है and is carrying current I। अब मैं यहाँ से पॉइंट P से इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एंगल φ1 एंड दिस इज एंगल φ2। सो ये बस एक लाइन जॉइनिंग है, इट इज़ नॉट कंडक्टर, कंडक्टर बस A टू B है, दैट इज करंट कैरिंग करंट I एंड बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ वायर हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन एज μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई I upon R divided by, not divided by, sorry, sine of φ1 plus sine of φ2. This is the expression where R is basically this distance. R is this distance. So μ0 upon 4 pi I upon R sine of φ1 plus sine of φ2. φ1 is the angle, ये वाला एंगल है φ1, angle made with the lower end, phi2 is the angle made with the upper end. So this is the line segment and this B represents magnetic field at point P due to this line segment, यानी कंडक्टर का एक कोई भी पार्ट ले लो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये एक्सप्रेशन देखने के बाद हमें चाहिए, ये याद रख लेना, ये आपको बाकी एग्जाम्स में अदर देन सीईटी ये काम में आएगा। अब उन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाल दिया तो सीईटी में भी आ सकता है। सो ये एक्सप्रेशन अच्छी तरह से याद रखो। नो व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो चीज़ों की वजह से है, एक है ये सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो हमें पता है। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ सो ये एक सिमेट्रिकल पार्ट बन जाता है और ये एंगल डिवाइजर बन जाता है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल 90 है, उन्होंने दिया है, ये उन्होंने डायग्राम में बताया है कि ये जो एंगल है ये 90 है, सो ऑब्वियसली ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क इज 270। सो मैग्नेटिक फील्ड इज B1 प्लस B2। सो लेट अस एज्यूम कि B1 इज बिकॉज ऑफ सर्कुलर आर्क। तो B1 इज बिकॉज ऑफ सर्कुलर आर्क, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है μ0 4 पाई I अपॉन R थीटा प्लस μ0 4 पाई I अपॉन R, कितना आ रहा है वो, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। अब यहाँ पे φ1 45 है, φ2 भी 45 है। चलो वक्त कम है मेरे पास, मैं फटाफट लिख के फिर आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास B1 प्लस B2। B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो उसके लिए जो सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R थीटा, वेयर थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड इज 270 डिग्री, 270 यानी 3 पाई बाय 2। दिस इज ये वाला एक्सप्रेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो φ1 एंड φ2 दोनों इक्वल एंगल्स है 45 45, तो वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ रख दी। ये थीटा की जगह 3 पाई बाय 2 मैंने रख दिया, बट पाई पाई कैंसिल मत करो, उन्होंने जो आंसर दिया वो थोड़ा अलग दिया है, इसलिए पाई कैंसिल करो मत। अब देखो
साइन 45 इज 1/√2, सो 1/√2 प्लस 1/√2 ये आ जाएगा 2/√2, 2/√2 इज √2, ये एज इट इज़ रखा है। और अब हम यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे μ0I/4πr, तो ये दोनों यहाँ से कॉमन निकलेंगे और आपको जो आंसर मिलेगा 3π/2 प्लस √2, ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप इसे ठीक से देख लो। थोड़ा बहुत एक करेक्शन है यहाँ पे, एक माइन्यूट करेक्शन है, वो मैं बता दूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये एग्जैक्टली r नहीं है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हो सकता है, हो सकता था, बेसिकली उन्होंने दे देना चाहिए था बट उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बस ऐसे ही एज्यूम करके लिया है कि वो डिस्टेंस लेट इट बी इक्वल टू r ओनली। सो ठीक है, बट देयर शुड बी माइन्यूट चेंज इन दैट डिस्टेंस, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू r, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा। बट उन्होंने जो आंसर दिया उस हिसाब से मैंने सॉल्व करके दे दिया है। कोई डाउट रहे इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं, और ये एक अलग पार्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने कवर नहीं किया है। सो अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी और क्वेश्चंस बचे हैं, लगभग 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी थोड़े डेरिवेशंस की तरह ही है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँगा। तब तक के लिए पढ़ो।